एक लड़का बिना किसी यादों के एक जंगल से निकलता है। न नाम, न घर, न कोई पहचान। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसके पेट पर नाभि तक नहीं है और वह सोता भी नहीं है। लड़का कौन है? क्या यह किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है या फिर कोई ऐसी मिस्ट्री जो दुनिया से छुपी हुई थी? कहानी शुरू होती है बिना कपड़ों के एक लड़के से जो अजीब से लिक्विड में लथपथ जंगल के बीच पड़ा है। पहली नजर में लगता है कि यह किसी कॉलेज के लड़कों का मजाक है, लेकिन सच कुछ और ही है। लड़का न सिर्फ यह भूल चुका है कि वह कौन है, बल्कि यह भी नहीं जानता कि वह कहाँ है। कुछ देर भटकने के बाद वह शहर की तरफ बढ़ता है, शायद वहाँ कोई उसकी मदद कर सके। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, वह बिल्कुल नंगा है। उसकी आंखों में हर चीज नई दिख रही है, जैसे वह सब कुछ पहली बार देख रहा हो। लोगों को हैरान करते हुए वह आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। उसे गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है, सड़क पर बिना कपड़ों के घूमने और अश्लीलता दिखाने के जुर्म में। अब न तो लड़का अपना नाम जानता है और न ही पुलिस की बातें समझ पा रहा है। ऑफिसर्स उसका एक नाम रख देते हैं, कायल। कायल को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। पूरी जांच के दौरान दो अजीब बातें सामने आती हैं। पहली, उसका शरीर एकदम परफेक्ट है, न कोई झुर्री न कोई पिंपल। दूसरी, उसके पेट पर नाभि नहीं है। यह देखकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भी चौंक जाता है। जब तक उसके टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, कायल को डाइनिंग हॉल भेज दिया जाता है। वहां वह दूसरे लड़कों को खाते हुए देखता है और उनकी नकल करने की कोशिश करता है, जैसे उसे खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह एक लड़के की नकल करता है, लेकिन इससे वह लड़का गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि कायल उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बाद में जब सब लड़के यार्ड में होते हैं, वही लड़का कायल के मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है। कायल गिर जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी पैंट गीली हो जाती है। उसके अजीब व्यवहार को देखकर गार्ड समझ नहीं पाते कि क्या करें। वे सेंटर की साइकाइट्रिस्ट निकोल को बुलाते हैं, जो कायल से सवाल करेगी और यह समझने की कोशिश करेगी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। कायल एक अजीब लड़का है, लेकिन बिल्कुल मासूम। उसे न दुनिया के तरीके पता हैं और न ही लोगों के रीति रिवाज, लेकिन जो भी करता है उसमें एक नेचुरल टैलेंट दिखता है। निकोल उससे कुछ ड्रॉ करने के लिए कहती है। कायल जैसे कोई प्रिंटर एकदम परफेक्ट स्केच बना देता है दो लोगों का, जो उसने जंगल में देखा था। वे शायद लवर्स थे जो अकेले रहना चाहते थे। कायल का व्यवहार बिल्कुल शांत है, कोई आक्रामकता नहीं दिख रही। इसीलिए निकोल उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है, ताकि वहां कुछ और टेस्ट करके यह समझ सके कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। निकोल को शक है कि कायल किसी बड़े हादसे से गुजरा है, शायद इसी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं। निकोल के घर पर कायल को देखकर लॉरी एकदम चौंक जाती है। वह नहाकर तौलिए में बाहर आती है और एक अनजाने लड़के को सामने देखकर घबरा जाती है। दोनों एक पल के लिए चुप रहते हैं। कायल तो जैसे किसी और दुनिया में खोया रहता है। लॉरी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका मन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने में लगा होता है। थोड़ी देर बाद कायल घर के बाहर जाता है। उसकी नजर एक तितली पर पड़ती है और वह बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ता है। तभी उसे पड़ोस के घर से मधुर संगीत सुनाई देता है। जब वह अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात अमांडा नाम की लड़की से होती है। अमांडा का मधुर संगीत सुनते ही कायल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तभी अमांडा उसकी तरफ मुड़ती है और उसका डरा हुआ चेहरा देखकर कायल घबरा जाता है। वह तेजी से वापस भागता है और जाकर बाथरूम के बाथटब में छुप जाता है। इसी बीच लॉरी का भाई जॉश एक एडल्ट मैगजीन लेकर अंदर आता है। वह मजे से तस्वीरें देख रहा होता है, लेकिन उसे यह एहसास ही नहीं होता कि बाथटब में एक और आदमी छुपा बैठा है। जैसे ही जॉश की नज़र कायल पर पड़ती है, वह जोर से चिल्लाता है और सीधा अपनी माँ के पास भागता है, लेकिन भागने की जल्दी में वह मैगजीन वहीं छोड़ देता है। जॉश को डांटने के बाद निकोल को दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। जब वह दरवाज़ा खोलती है तो सामने अमांडा की माँ कैरल खड़ी होती है, गुस्से से भरी हुई। वह आज के हादसे का हिसाब लेने आई थी। कैरल सुबह अपनी बेटी के साथ कायल को समझाने आई थी, लेकिन जब वह सच बताने को कहती है तो अमांडा और कायल एक दूसरे को एक अजीब मोहब्बत भरी नज़र से देखने लगते हैं। बात और न बढ़े, यह सोचकर कैरल वहाँ से चली जाती है और अमांडा अपने कमरे में लौट जाती है। उसी रात जब स्टीफन वापस आता है तो निकोल उसे कायल से मिलवाती है और बताती है कि वह कुछ दिन यहाँ रुकने वाला है। रात के खाने के दौरान एक अजीब लेकिन हैरान करने वाली बात होती है। कायल पहली बार बोलता है, लेकिन जो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं वे काफी बदतमीजी भरे होते हैं। ये वही शब्द थे जो उसने डिटेंशन सेंटर के लड़कों से सुने थे। फिर बिना सोचे समझे वह वही बातें दोहराने लगता है जो लॉरी अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर कह रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और सबको एक झटका लगता है जब पता चलता है कि लॉरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने की योजना बना रही थी, वह भी बिना अपने माँ बाप की मर्जी के। निकोल के दोनों बच्चों का गुस्सा कायल पर अभी भी बरकरार था।
लेकिन रात बिना किसी और हादसे के खत्म हो गई। अगली सुबह निकोल काइल को अपने ऑफिस ले जाती है ताकि उसकी काउंसलिंग जारी रख सके। जॉश भी मौका देखकर काइल को सवालों की एक लिस्ट दे देता है जो उसे स्कूल के लिए हल करनी थी। लेकिन जब काइल बिना किसी दिक्कत के सारे सवालों के सही जवाब दे देता है तो जॉश और निकोल दोनों हैरान रह जाते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि काइल न तो बेवकूफ़ है और न ही उसकी समझ में कोई कमी है, बल्कि उसकी अजीब हरकतों के पीछे कोई और गहरा राज छुपा है। जब काइल का IQ टेस्ट का रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। उसका स्कोर 400 था। ये देखकर डॉक्टर्स ने और टेस्ट्स करने का फैसला किया। जब उन्होंने काइल का MRI स्कैन किया तो पता चला कि उसका दिमाग इंसानों से कई गुना ज़्यादा विकसित हो चुका है। उसकी ब्रेन एक्टिविटी इतनी तेज़ थी कि या तो वह एक एलियन हो सकता था या फिर एक इंसानी रोबोट। रात को निकोल काइल को वापस घर ले आई और जॉश के साथ रूम शेयर करने को कहा। जॉश को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन शिकायत करता तो उसकी अपनी सज़ा बढ़ जाती। रात के बीच जब सब सो रहे थे, काइल ने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि लॉरी चुपके से घर से निकल रही थी। क्यूरियस होकर काइल उसके पीछे चल पड़ा और देखा कि लॉरी एक पार्टी में पहुंच चुकी थी। पार्टी का माहौल देखकर काइल भी उसमें बह गया और जल्दी ही नशे में धुत हो गया। ज्यादा पीने की वजह से उसे उल्टी हो गई, लेकिन क्योंकि उसे शर्म का कोई एहसास नहीं था, वह बिना किसी फिक्र के पार्टी जारी रखता रहा। तभी वहां पुलिस आ गई। एक ऑफिसर लॉरी को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काइल बीच में आ जाता है। उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है और वह सांप जैसी आवाज़ निकालने लगता है। यह देखकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन जब ऑफिसर उस पर हाथ डालने की कोशिश करता है तो काइल तुरंत हट जाता है। गुस्से में ऑफिसर अपना डंडा निकालता है ताकि काइल को सबक सिखा सके, लेकिन काइल न सिर्फ उसके वार से बचता है बल्कि उसे ऐसे शर्मिंदा करता है कि सब जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। ऑफिसर बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और हार मानकर वहां से चला जाता है। उस रात काइल लॉरी को सुरक्षित घर ले आता है। अगले दिन वह अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है और धीरे धीरे पूरे परिवार का दिल जीतने लगता है। सबसे पहले वह स्टीफन का कंप्यूटर रिपेयर करता है और उसे वे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वापस दिलाता है जो महीनों पहले खो चुके थे। फिर वह जॉश का रूम साफ करता है और उसकी पसंद की एक नई मैगजीन भी लेकर आता है। इन छोटी छोटी चीजों से काइल ने पूरे घर का प्यार जीत लिया। निकोल यह देखकर सोचती है कि जब तक उसके पास्ट का राज नहीं खुलता तब तक वह उसे अस्थायी रूप से गोद ले सकती है। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि काइल रातों को सोता नहीं था और उसका व्यवहार और भी अजीब होता जा रहा था। वो रातों को बिना नींद के कराटे प्रैक्टिस करता रहता था, बिना किसी थकान के। और सबसे अजीब बात यह थी कि जो भी चीज उसे हाथ लगती वो बिना सोचे समझे खा लेता, चाहे वो कच्ची हो या पकी हुई। एक दिन जब काइल यार्ड में था, उसने देखा कि एक वैन वाला आदमी उस पर नजर रख रहा है। पहले तो काइल ने इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वह हर जगह उसी आदमी को देखने लगा। अब यह साफ हो चुका था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। कुछ दिनों बाद निकोल काइल को एक डॉक्टर के पास ले गई। जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, वह हैरान रह गया। काइल का शरीर बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे उसने कभी कोई चोट तक न खाई हो। उसके दांत भी एकदम नए थे, बिना किसी कैविटी या डैमेज के। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी ब्रेन एक्टिविटी एक सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा थी। डॉक्टर के पास इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। उस रात डॉक्टरों ने काइल को नींद की गोली दी ताकि वह आराम से सो सके, लेकिन छुपा हुआ राज तब सामने आया। नींद की गोली खाने के बाद भी काइल पूरी रात जागता रहा। इस बार वह अपने कमरे में नहीं बल्कि यार्ड में था, बस आसमान के तारे देख रहा था। स्टीफन को लगा कि शायद काइल के पास अतिरिक्त ऊर्जा है जिसे खर्च करना चाहिए, इसलिए उसने तय किया कि वह काइल को रनिंग पर ले जाएगा। स्टीफन, जो एक समय पर खुद एक रनर था, को यकीन था कि वह काइल को थका सकता है, लेकिन उसका आइडिया उल्टा पड़ गया। काइल किसी ओलंपिक एथलीट की तरह दौड़ रहा था और अंत में थकने वाला स्टीफन खुद था, काइल नहीं। थकान और गुस्से में स्टीफन वापस घर गया और निकोल से बहस करने लगा। उसने कहा कि काइल इंसान नहीं है और उसे वापस उसी जगह जाना चाहिए जहां से वह आया है। ये बातें काइल ने खुद सुनी। इसका उसका दिल टूट गया और वह बिना किसी को बताए घर से भाग गया। स्टीफन ने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काइल कहीं नहीं मिला। पुलिस को भी कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक 24 घंटे नहीं होते वे कुछ नहीं कर सकते। उस रात निकोल को अपने बेड के पास रखी टेबल पर काइल के बनाए कुछ ड्राइंग्स मिली। उनमें एक जगह बनी थी जिसे निकोल पहचानती थी। बिना वक्त गवाए स्टीफन और निकोल टॉर्च लेकर वुड्स की तरफ निकल पड़े। आखिरकार उन्हें काइल वहीं मिला, वही जगह, वही तरीका, बस तारे देखते हुए खड़ा था जैसे अपने घर को याद कर रहा हो। घर लौटने के बाद स्टीफन ने अपनी गलती मानी और काइल से माफी मांगी। उसने उसे गर्म पानी से नहाने का प्रस्ताव दिया। काइल ने पहली बार रेडियो सुना। रेडियो के सिग्नल्स के बीच व्हाइट नॉइज की आवाजें उसे अजीब लगी।
अगले दिन कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। निकोल को पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि उस जगह के पास जहां काइल मिला था एक इंसानी ढांचा पाया गया है। ये सुनकर निकोल चौंक गई। पुलिस का कहना था कि काइल एक कातिल भी हो सकता है और उससे संभल कर रहने की जरूरत है। एजेंट टेलर ने निकोल को बताया कि जो हड्डियां मिली हैं उनमें किसी तेजी से जलने वाले पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है, मतलब मौत हाल ही में हुई थी। साथ ही कुछ स्किन सैंपल्स भी मिले थे जिन्हें एनालाइज किया जा रहा था। टेलर काइल से तुरंत सवाल जवाब करना चाहता था, लेकिन निकोल ने बात टाल दी, कम से कम तब तक जब तक काइल उठ नहीं जाता। अगली सुबह काइल जैसे ही उठा उसने टीवी देखने की कोशिश की, लेकिन एंटीना खराब थी। बिना किसी देरी के वह सीधे छत पर चढ़ गया और एंटीना को रिपेयर कर दिया। जैसे ही वह नीचे आने लगा वह छत से कूद गया। यह सब कुछ अमांडा ने अपनी आंखों से देखा। अमांडा यह सब देखकर घबरा गई। उसने सोचा कि काइल छत से गिरकर चोटिल हो गया होगा। इस घबराहट में उसका ध्यान भटक गया और उसकी कार कंट्रोल से बाहर हो गई। गाड़ी सीधा जाकर एक बड़े कचरे के डिब्बे से टकरा गई। तभी काइल बिना किसी चोट के उसके सामने आ गया। अमांडा यह देखकर और ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि काइल काफी ऊंची जगह से गिरा था, लेकिन उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। कैरल, जो पहले से ही काइल को नापसंद करती थी, गुस्से में आ गई। उसके लिए गाड़ी का डैमेज बड़ी बात थी। कैरल ने गुस्से में अमांडा को धमकी दी कि वह उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करवा देगी, लेकिन तभी काइल आगे बढ़ा और सारी गलती अपने सर ले ली। यह देखकर कैरल और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और चिल्ला पड़ी, मेरी बेटी से दूर रहो। उसी रात स्टीफन घर लौटा और निकोल से अकेले में बात करने को कहा। उसने बताया कि पुलिस ने एक और चौंकाने वाली बात बताई है। जिस दिन काइल मिला था उसी दिन एक आदमी भी लापता हो गया था। यह सुनकर निकोल और स्टीफन दोनों और ज्यादा बेचैन हो गए। लेकिन जो भी हो, निकोल और स्टीफन को यह नहीं पता कि उनकी सारी बातें एक और इंसान सुन रहा है। वही आदमी जो दिन भर काइल का पीछा कर रहा था। वह एक रिमोट माइक्रोफोन के जरिए उनका पूरा कन्वर्सेशन सुन रहा था। अगले दिन सुबह जब निकोल लड़कों का रूम साफ कर रही होती है तो उसे काइल के बनाए हुए कुछ ड्राइंग्स मिलते हैं। इन ड्राइंग्स में एक पैटर्न होता है। जब वह उन्हें ध्यान से देखती है और जोड़ती है तो एक सिंबल सामने आता है, वही सिंबल जो क्राइम सीन पर मिला था। अब यह कंफर्म हो जाता है कि काइल वहां मौजूद था और हो सकता है कि उसका कोई कनेक्शन हो। दूसरी तरफ अमांडा ने लाइफ गार्ड की नौकरी ले ली है। काइल, जो अब उसे पसंद करने लगा है, उसका ध्यान खींचने के लिए स्विमिंग पूल में जंप करने का प्लान बनाता है ताकि अमांडा उसे बचा सके। लेकिन छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका प्लान एक बड़ी शर्मिंदगी में बदल जाता है। उसी दिन शाम को अमांडा निकोल के घर आती है ये देखने कि काइल ठीक है या नहीं। निकोल उसे अंदर आने देती है, लेकिन जब अमांडा उसके रूम में जाती है तो पाती है कि काइल वहां नहीं है। उसी समय अमांडा को काइल के बनाए सारे ड्राइंग्स दिख जाते हैं। ये देखकर उसे लगता है कि काइल उससे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। लेकिन अगले दिन अमांडा फिर से काइल को पूल में देखती है। इस बार काइल उससे मदद मांगता है ताकि वह स्विमिंग सीख सके। कुछ बेसिक टिप्स मिलने के बाद काइल इस तरीके से तैरने लगता है जैसे कोई एक्वामैन हो। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और अमांडा भी हैरान रह जाती है। यहीं से अमांडा उसे इनवाइट करती है कि जब उसके पेरेंट्स घर पर न हो तो वे दोनों साथ समय बिता सकते हैं। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो अमांडा अपने फादर के कुछ ड्राइंग्स निकालती है जो हाल ही में गुजर चुके हैं। हैरानी की बात यह थी कि उनके ड्राइंग्स और काइल के बनाए स्केचेस एक जैसे लग रहे थे। यही वजह थी जिससे अमांडा ने उसे वहां बुलाया था। बाद में काइल ने सोचा कि वह अमांडा के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट बनाएगा। उसने अपने और अमांडा के फादर के आर्ट स्टाइल को मिलाकर एक कमाल का पोर्ट्रेट बनाया। अब बस उसे हिम्मत जुटाकर यह गिफ्ट अमांडा को देना था। उसी शाम एक पार्टी में जहां वह अमांडा से मिलने वाला था, उसका प्लान बिल्कुल बिगड़ गया। अमांडा पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ आई, जो काइल के लिए एक बड़ा झटका था। उसका पूरा प्लान ध्वस्त हो गया। रात में घर लौटकर काइल बेहद उदास था। वह बस एक ही चीज सोच रहा था, वह कौन है। उसकी यादों में सिर्फ जंगल और तारे क्यों हैं। अगले दिन निकोल ने उसे बताया कि उसने एक दोस्त को बुलाया है जो हिप्नोसिस के जरिए उसकी यादों को जानने की कोशिश करेगा। काइल इसके लिए तैयार हो गया और सेशन शुरू हुआ। हिप्नोसिस के दौरान काइल अपने दिमाग में उस रात के जंगल के सीन में वापस पहुंच गया। वहां वह वही आदमी देखता है जो हमेशा उसका पीछा कर रहा था। यह आदमी किसी दूसरे शख्स से लड़ रहा था। फिर अचानक वह आदमी उस दूसरे आदमी पर गोलियां चला देता है और भाग जाता है। तभी काइल उसका नाम पुकारता है, टॉम फॉस। यह नाम सुनते ही निकोल का दिमाग घूम जाता है। उसे याद आता है कि जब वह पुलिस स्टेशन गई थी तब उसने यह नाम सुना था। टॉम एक नया ऑफिसर था जो कुछ ही दिन पहले इस शहर में आया था। यह बात और भी सवाल खड़े करती है। निकोल काइल से कहती है कि जो भी उसने देखा उसका एक स्केच बनाए। काइल बिना किसी गलती के एक परफेक्ट पोर्ट्रेट बना देता है
और उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। कुछ दिन बाद वही चेहरा अखबार में छपता है। उस आदमी का नाम फेल्डमैन था, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो ह्यूमन मेमोरी का एक्सपर्ट था। अब यह कंफर्म हो गया था कि जंगल में मिली हड्डियां फेल्डमैन की ही थीं। अब सवाल यह था, फेल्डमैन का कायल से क्या कनेक्शन है? इसका जवाब ढूंढने के लिए कायल ने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। जैसे ही कायल एक फोटो देखता है जिसमें फेल्डमैन के स्टूडेंट्स दिख रहे होते हैं, उसका दिमाग हिल जाता है। उसी फोटो में एक लड़का खड़ा है जो और कोई नहीं बल्कि खुद कायल है। लेकिन जब फेल्डमैन की असिस्टेंट हॉली से पूछा जाता है तो उसे कायल के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। वह कहती है कि उसने सालों तक प्रोफेसर के साथ काम किया है, लेकिन उसने कभी भी कायल को नहीं देखा। कायल उसे फोटो दिखाता है। हॉली थोड़ी कंफ्यूज लगती है, लेकिन फिर भी वह मान जाती है कि कायल के साथ कुछ मेमोरी टेस्ट किए जाएं। और यहीं पर एक और शॉकिंग बात सामने आती है। कायल हर एक टेस्ट में 100% स्कोर करता है। हॉली हैरान रह जाती है, ऐसा पहली बार हुआ था। उत्साह में वह बताती है कि फेल्डमैन की रिसर्च इंसानी दिमाग की सीमाओं को तोड़ने के बारे में थी। इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, लेकिन फेल्डमैन यह साबित करना चाहते थे कि अगर किसी तरह पूरा दिमाग एक्टिवेट किया जाए तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अब यह पक्का हो गया था कि कायल इस रिसर्च का जीता जागता सबूत था, और हो सकता है कि इसी वजह से फेल्डमैन की जान ली गई हो। हॉली उन्हें फेल्डमैन की विधवा के पास ले जाती है, जो उन्हें उसके कुछ पुराने डॉक्यूमेंट देखने की अनुमति देती है। वहां कायल और लॉरी एक और चौंकाने वाली खोज करते हैं, कुछ ड्राइंग्स जिनमें वही रहस्यमय सिंबल बना होता है जो क्राइम सीन पर मिला था। लेकिन इसके अलावा एक और बात उनका ध्यान खींच लेती है। कई जगह एक ही नंबर बार बार लिखा गया था। उन्हें लगता है कि यह कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। ये जानने के लिए कि ये नंबर किस जगह को दर्शाते हैं, वे इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। तभी स्टीफन का फोन आता है। वह चिंता में पूछता है कि वे लोग कहाँ हैं। लॉरी अपने पिता से अनुरोध करती है कि वह इन कोऑर्डिनेट्स की सच्चाई पता करे। कुछ मिनट बाद स्टीफन वापस कॉल करता है। जो उसने बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोऑर्डिनेट्स एक गवर्नमेंट फैसिलिटी के थे जो मिलिट्री के कंट्रोल में थी। मतलब ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक बेहद सीक्रेट और कड़ी सुरक्षा वाली फैसिलिटी थी। इसका सच जानने के लिए फेल्डमैन के एक स्टूडेंट डेक की मदद से कायल फैसिलिटी के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाता है। वहां से कायल अकेला आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह सिक्योरिटी फेंस के ऊपर से जंप करता है। तभी एक मास्क पहना आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ उसकी रातों की कराटे प्रैक्टिस काम आती है। कायल अपना बचाव करता है और उस आदमी का मास्क उतार देता है। जो चेहरा सामने आता है वह उसके होश उड़ा देता है। यह वही आदमी था जिसे उसने पहले भी देखा था। कायल को याद आता है कि यही आदमी उस रात वहां था जब गोलियां चली थीं। लेकिन टॉम फॉस, जो सबको एक आम आदमी लग रहा था, असल में कुछ और ही था। वह कायल से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। टॉम फॉस कोई आम इंसान नहीं था। वह चेतावनी देता है कि अगर कायल अपने पास्ट के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेगा तो उसके नए परिवार की जान खतरे में आ सकती है। हर कदम जो तुम सच्चाई जानने के लिए उठाओगे वह तुम्हारे अपनों के लिए मौत का बुलावा बन सकता है। जाने से पहले टॉम फॉस एक आखिरी चेतावनी देता है, अगर तुमने अपनी तलाश नहीं छोड़ी तो वे लोग तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। उस मोमेंट पर कायल तय करता है कि उसे टॉम की बात मान लेनी चाहिए। वह तुरंत वहां से भाग जाता है, अपनी तलाश को यहीं रोकने का फैसला करते हुए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गवर्नमेंट स्टेशन के कैमरों ने कायल को देख लिया था और एक एजेंट ने उसका जिक्र एक्स प्रोजेक्ट के नाम से किया। जैसे ही निकोल घर लौटी, उसने तुरंत कायल को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया ताकि उसकी चोटों का इलाज हो सके। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही एक अनजान कपल वहां आता है जो दावा करता है कि वे कायल के असली माँ बाप हैं। वे कहते हैं कि वे अपने बेटे को लेने आए हैं। उनके पास तस्वीरें, डॉक्यूमेंट और सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि वे सच में कायल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। डीएनए टेस्ट भी कंफर्म करता है कि कायल उन्हीं का बेटा है। लेकिन कायल को कुछ सही नहीं लग रहा। वह निकोल और अपने नए परिवार को छोड़ने से इनकार कर देता है। उसी रात कायल टॉम फॉस के पास जाता है। वह उससे सच जानना चाहता है, ये लोग यहीं अभी क्यों आए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुमने चेतावनी दी थी। टॉम घुमा फिराकर बात नहीं करता। वह सीधे कायल को सच बताता है, हाँ ये लोग वही हैं। ये लोग डीएनए एविडेंस को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन टॉम यह भी कहता है कि अगर कायल सच्चाई जानना चाहता है तो उसे एक सुरक्षित जगह चलना होगा। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, एक तेज आवाज गनशॉट की सुनाई देती है। कायल तेज रिफ्लेक्सेस से गोली से बच जाता है,
लेकिन वह गोली सीधा टॉम के कंधे में लगती है। अब दोनों को तुरंत वहां से भागना होगा। एक स्नाइपर उन पर बार बार गोली चला रहा था। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते वे एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। वहां टॉम आखिरकार काइल को पूरी सच्चाई बताता है, लेकिन सस्पेंस बनाए रखने के लिए हमें अभी कुछ भी नहीं पता चलता। अगली सुबह काइल वापस घर लौटता है। वह अपने सो कॉल्ड बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलता है और कुछ अजीब कह देता है। काइल सबको चौंकाते हुए कहता है, मुझे सब याद आ गया है, अब मुझे पता है कि तुम लोग सच बोल रहे हो। इसके बाद वह कहता है कि वह अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ जाने को तैयार है। काइल अपनी अडॉप्टिव फैमिली से भावुक अलविदा कहता है और अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ चला जाता है। लेकिन जल्द ही सच सामने आता है, ये लोग असल में एक्टर्स हैं जिन्हें टॉम फॉस ने हायर किया था। अब काइल को एक सीक्रेट ऑपरेशन सेंटर ले जाया जा रहा है, जहां उसके अतीत का हर राज खुलने वाला है। वहां काइल की मुलाकात एडम से होती है, जो एक चौंकाने वाला खुलासा करता है, तुम असल में एक क्लोन हो। यह सुनकर काइल शॉक्ड रह जाता है। एडम समझाता है कि प्रोफेसर फेल्डमैन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो इंसानों की क्षमताओं को असीमित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब उसने यह टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को बेच दी तो यह एक खतरनाक जंग का कारण बन गई। एडम एक और चौंकाने वाली सच्चाई बताता है, काइल उसी का क्लोन है। एडम एक अरबपति है जो हमेशा जिंदा रहने का तरीका ढूंढ रहा था और चाहता था कि ह्यूमैनिटी अपनी सीमाओं से परे जा सके, लेकिन अब उसकी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ हो रही है। सबसे बड़ा झटका यह था कि काइल अकेला एक्सपेरिमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट एक्सएक्स नामक एक प्रोजेक्ट के तहत और भी क्लोन बनाए जा रहे हैं। अभी यह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के कब्जे में है और उसके गैस स्टेशन स्टेज के करीब है। इसका मतलब है कि और भी परफेक्ट क्लोन्स तैयार हो रहे हैं जो टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने के लिए एक जंग शुरू करेंगे। इस सब के बीच काइल को एक नए मिशन पर भेजने की तैयारी हो रही है। वह अब एडम के आदेशों के तहत एक टीम का लीडर बन चुका है और इसी के साथ यह पहला सीजन खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सफर का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में।